हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट देख लिया था कि उसकी एप्लीकेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लॉन्ग वायर जो कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर था, उसकी वजह से उसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी। तो गॉस थ्योरम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग हमारे पास वही रहेगी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, और इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, यहां पे भी हमको कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही करना है। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट लिया वो था टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट, बहुत बड़ा है, इन्फिनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहां पर क्या खासियत है इस प्लेन शीट की, ध्यान रखना। क्या लिया है हमने, एक प्लेन शीट ले लेते हैं। एक प्लेन शीट, मान लो एक प्लेन शीट का, ये इन्फिनाइट प्लेन शीट का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में बनाता हूं मैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। ये एक इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया ये। ओके, अच्छा, ये शीट कितनी पतली है? दिस शीट इज 1 एटम थिक। हमने इसको कितना माना, 1 एटम थिक, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है, 1 एटम के बराबर है। ओके, अब जब 1 एटम के बराबर है तो इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, ये 1 एटम थिक क्यों बोला गया है इसको मैं समझा देता हूं। क्योंकि सपोज मेरे पास ये डस्टर है, मान लो इस शीट की कुछ थिकनेस होती तो जो चार्जेस मेरे इस सरफेस में है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर होगी, इसके बैक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी थिकनेस में 1 एटम थिकनेस के बराबर कर दूं तो जो चार्ज यहां पर है उसकी वजह से फील्ड पीछे भी आएगी और आगे भी आएगी। ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर इस चार्ज को देख लूं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूसरी साइड भी जाएगी। लेकिन अगर ये थिकनेस होती तो ये चार्ज केवल इस सरफेस पर होता और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक साइड पे काउंट की जाती, जिसकी वजह से हमारे डेरिवेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, देखेंगे हम आगे, भी इसी में आने वाला है। तो अब हमने क्या ले लिया, इन्फिनाइट प्लेन शीट ले ली हमने, और क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, गॉस थ्योरम। तो यहां पर हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना होगा जो कि क्या करे, चार्ज को क्लोज करे। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर कुछ इस बार इस तरीके से लिया। जो इमेजिनरी सिलेंडर था हमने कुछ इस तरीके से लिया, शीट के आर पार जाता हुआ सिलेंडर, ठीक है ना। यानी कि उस सिलेंडर के अंदर यहां पे जितने भी चार्ज होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे, इस सिलेंडर के अंदर आ जाएंगे। शीट के आर पार जाता हुआ सिलेंडर, बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी, शीट के आर पार जाता हुआ सिलेंडर। अब हम इतने के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, बाकी के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगी। तो आओ देखते हैं। तो देखो जरा, यहां पर जो प्लस चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जा रही है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है। ओके, इस सिलेंडर के अगेन 3 सरफेस होने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था। 3 सरफेस कौन कौन से होंगे, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस जो इसकी कवरिंग होगी, और तीसरा सरफेस कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना। तीसरा सरफेस कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है। तो ठीक है, हम लोग यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसी जा रही है या ऐसी जा रही है, ठीक है। यानी कि इस सरफेस नंबर 2 का जो एरिया वेक्टर है, this is the area vector and this is the electric field. Again here this is the electric field and this is the area vector. तो हम लोग देख सकते हैं सरफेस 1 एंड सरफेस 2, इन दोनों केस में जो E और A के बीच में थीटा आ रहा है डेट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस का क्या करें, कर्व्ड सरफेस के लिए ठीक है, यहां पर ये है छोटा सा एक सरफेस ले लूं मैं, बहुत छोटा सा,
उसका एरिया वेक्टर लेके जाऊं तो कहाँ जा रहा है, उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा या इस तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा या बाहर की तरफ निकलेगा, कहीं पे भी लूंगा मैं, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो कुछ एरिया वेक्टर है तो इधर आएगा, कर्व है ना ये, या तो ऊपर रहेगा या इधर या इधर या इधर या इधर, किसी भी तरीके से अगर मैं उसका एरिया वेक्टर लूं, हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, तो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो तीसरे वाले सरफेस के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए ए और ई के बीच में जो एंगल है हमारे पास वो कितना है 90 डिग्री का एंगल है। तो आओ अब इसको हम देखते हैं, अपनी गॉस थ्योरम जो हमने सीखी थी पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो ठीक है, अच्छा मैं लास्ट के 2 लेक्चर में मैंने जो था समझा दिया था, और उसको जो हर तरह के लेक्चर में मैंने एक प्रॉपर लिखवा देता हूँ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, वो लिखवाना भूल गया था। मैं क्या करूँगा, अब चैप्टर के एंड में चारों थ्योरम हो जाएंगी, तो चौथे थ्योरम के एंड में उन चारों की डिराइव की हुई एक क्या कहते हैं पिक्चर तुम लोगों को उसमें वीडियो में आखिरी में दे दूंगा, जिससे कि तुम जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं कि डेरिवेशन में कैसे क्या क्या करना है वो इजीली उसको नोट करके अपने नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, निकालने का तरीका क्या रहेगा। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, देखो बोर्ड वाले बच्चे मिलते हैं बोलते हैं सर क्या करें, कुछ नहीं है, देखो कह सकते हो ना, लेट टेक अ इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, देन टेक एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये सब बातें लिखनी होती हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। हम आते हैं अपने डेरिवेशन पर। तो डेरिवेशन में हमने क्या सीखा था कि हमको 2 इक्वेशन का यूज करना है। पहली इक्वेशन फ्लक्स बाय डेफिनेशन, कितनी होती फ्लक्स बाय डेफिनेशन, दैट्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ओके, ये मेरे पास क्लोज सरफेस है, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन कर दूंगा। अब इन सब के लिए अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो फ्लक्स की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 1 ई डॉट ए कॉस थीटा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 2 ई डॉट ए कॉस थीटा, फ्लक्स ड्यू टू सरफेस एरिया 3 ई डॉट ए कॉस थीटा। तो मैं देख सकता हूं यहां पर जो मेरे पास आने वाला है, पहले वाले केस में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो इससे क्या आ जाएगा ई ए आ गया। ठीक है, पूरी वैल्यू ले ली हमने, ई ए जो भी इसका सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर है तो ये पूरा इसका एरिया सरफेस एरिया ए मान लिया हमने, प्लस दूसरे वाले के लिए भी क्या आ जाएगा ई ए आ जाएगा। ओके, तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो cos 90 है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मैं थीटा पुट कर दूं 0 0 एंड 90, तो cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो मेरे पास फ्लक्स बाय डेफिनेशन की वैल्यू कितनी आ जाती है 2EA। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था हम लोग 2 इक्वेशन का यूज करेंगे, एक इक्वेशन जो इक्वेशन बाय डेफिनेशन और दूसरी इक्वेशन जो हम लोग गॉस थ्योरम की इक्वेशन का यूज करेंगे। तो और देखते हैं, करते हैं गॉस इक्वेशन। तो फ्लक्स बाय गॉस, गॉस क्या कहता है, गॉस कहते हैं कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अब हमको देखो यहां इतने सरफेस एरिया जो ये है यहां पर कितना क्यू है ना, तो क्यू के लिए हमको एक चीज पता है, अब सरफेस एरिया है, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको एक चीज पता है, और वो चीज क्या है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्लक्स इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है सिग्मा इंटू ए। जिनको ये बातें नहीं पता है वो लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला लेक्चर देखें और वहाँ से इसको क्लियर करें, और ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ये आ जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं, देखो डेरिवेशन भी आसान हो गया, तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे आपस में इक्वेट करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर पहली कितना है 2EA इक्वल टू दूसरा कितना है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ए से ए कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। बच्चों ध्यान देना इस चीज का, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज।
इन्फिनाइट बहुत लंबी चौड़ी है और हमने इसे कितना माना हुआ है, 1 एटम थिक माना हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि इस चार्ज, इस शीट की वजह से जो ई की वैल्यू है वो उसकी चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी। अब अगर मैं कहता हूं कि बताओ इस शीट से मैं 2 मीटर चला और फिर 4 मीटर चला, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बड़ी शीट है तो इतने में तो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ई का कोई लेना देना नहीं है, इन्फिनाइट प्लेन शीट जब होगी तो दूरी से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमको एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि ये तो हमारे पास क्या थी, इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज थी। अब मैं उसी बात पे आता हूं, मैं कहता हूं अगर मैं कोई एक, अब 1 एटम थिक वाली कोई चीज तो हमारे पास होती नहीं है ना, हम लोग उसका यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसी शीट जिनकी थिकनेस मौजूद है, यानी कि जो भी मेटल होगा ऑब्वियसली बात है उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो थिकनेस के केस में क्या हो जाएगा, उसके केस को समझते हैं। जब थिकनेस मौजूद होगी तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूं। पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा। जब थिकनेस मौजूद होगी तो यहां पर हम लोग सरफेस मेरे पास 2 हो जाएंगे, सरफेस मेरे पास क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कैसे 2 हो जाएंगे, एक सरफेस इस तरफ के लिए, एक सरफेस इस तरफ के लिए, यानी कि जो मेरा चार्ज होगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं, जो चार्ज होगा मेरा एक इस वाले सरफेस पे होगा और एक इतना ही सरफेस पीछे जो मैंने सिलेंडर लिया हुआ है इसके आर पार, उतना ही सरफेस यहां पर, यानी कि यहां पर दूसरे वाले केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरी डेरिवेशन सेम रहेगी, केवल जो सिग्मा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और एरिया जो है इस बार जो टोटल चार्ज है वो कितना है, एक एरिया इधर है और एक एरिया इसके पीछे है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 2a। बस यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, जब थिकनेस, जब क्या होगी, थिकनेस मौजूद होगी। तो इसको अब मैं थोड़ा सा रब करके क्लियर कर देता हूं, रब कर दूं इसको मैं, ओके। तो यहां पे हम चाहें तो एक हेडिंग लगा सकते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट हैविंग फाइनाइट थिकनेस। उसकी थिकनेस है, कुछ क्या मौजूद है, थिकनेस है। इन दैट केस तो बाकी चीज तो सेम रहेगी। फाई की वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास, 2EA, ये मेरे पास सेम रहने वाला है, क्योंकि एक बार इधर के लिए देखेंगे, एक बार उधर के लिए देखेंगे। जो फ्लक्स बाय गॉस आने वाला है उस केस में क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू मैंने क्या बता दिया, Q अपॉन 2a। इस बार 2a क्यों लिया है, क्योंकि सरफेस 2 है, एक इधर पे है और एक इधर पर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू 2a। तो ये वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, सिग्मा 2a अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज फ्लक्स। नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो 2EA दैट्स इक्वल टू सिग्मा 2a अपॉन एप्सिलॉन, a से a गया, 2 से 2 गया, एंड E की जो वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बच्चों, हम लोग जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, जो प्लेट्स होंगी उसके अंदर, उस प्लेट्स की वजह से जो थिकनेस आएगी वो, क्योंकि फाइनाइट थिकनेस होती है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस समय मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। मैं बोलूंगा हमने इसको गॉस थ्योरम में सीखा था, E की वैल्यू जब फाइनाइट थिकनेस होगी तो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वैल्यू तुमको ध्यान रखनी है। अभी तो ऐसा लग रहा होगा अरे इसका क्या काम है, इसका यूज डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, कैपेसिटर वाले चैप्टर में। तो ठीक है, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जहां पे प्लेन शीट मेरे पास एक इन्फिनाइट बहुत बड़ी थी, इन्फिनाइट दोनों ही केस में है मेरे पास, लेकिन एक में हम लोग 1 एटम थिक ले रहे हैं और एक में हम लोग क्या ले रहे हैं, कुछ थिकनेस ले रहे हैं। दोनों के केस में मेरे पास एक ही वैल्यू क्या है, अलग अलग आ जाती है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा केस है, एक छोटा सा चीज है जो सीखनी है हमको, क्वेश्चन आते हैं कई बार उसके ऊपर। तो आओ देखते हैं, अगर हम लोग एक शीट की जगह पर
दो शीट्स का यूज करें, एक शीट की जगह पर दो शीट का यूज करें, तो ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोग क्या करें, एक शीट की जगह पर दो शीट का यूज करें तो हमारे पास वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमारे पास केस है व्हेन टू शीट्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू, एक दूसरे के आजू बाजू रखी, व्हेन टू शीट्स प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहां पे देखो बच्चों, हमारे पास ना केस आएगा, मेरे पास एक शीट ये है, इसकी कुछ थिकनेस है, एक शीट ये है, इसकी कुछ थिकनेस है। ओके, अब पहला केस हम लोग क्या ले लेते हैं, इस केस में भी केस 1 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। अच्छा, और दोनों इस समय क्या है मेरे पास, प्लस में है। ये बात समझ में आई, दोनों मेरे पास क्या है, प्लस में है, यानी कि दोनों मेरे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि सेम चार्ज है। अब एक छोटा सवाल, ये शीट ए है, ये शीट बी है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ, तीन जगह है, तीन हिस्से में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इन दो शीट्स की वजह से, तीन जगह पे, रीजन 1 जगह नंबर दूसरी, जगह नंबर तीसरी। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ए की वजह से, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसकी वजह से मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, और फिर मैं कहूंगा बताओ दूसरी इस वाले हिस्से में, तो मैं कहूंगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी। तो एक हिस्से को हमें पॉजिटिव और एक हिस्से को नेगेटिव, तो बाय कन्वेंशन हमको अच्छे से पता है, हम लोग जब इधर चलते हैं एक्स में तो पॉजिटिव और इधर चलते हैं तो नेगेटिव। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव, यानी कि जो फील्ड नेगेटिव लेफ्ट साइड में आ रही होगी उसको नेगेटिव मान लेंगे, जो राइट साइड में जा रही होगी उसे पॉजिटिव। तो इस शीट नंबर 2 की वजह से भी जो फील्ड इधर पे आ रही होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ई टोटल, इस हिस्से में अगर मैं ई टोटल की बात करूं तो टोटल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए प्लस ई बी। ओके, और ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा 1 अपॉन, अच्छा इसकी कुछ थिकनेस है तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन। तो वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 1 अपॉन, अच्छा अगर ये इन्फिनाइट प्लेन शीट होता तो मैं 2 एप्सिलॉन ले लेता, इन्फिनाइट प्लेन शीट होती तो 2 एप्सिलॉन ले लूंगा। थिकनेस वाली यानी कि फाइनाइट थिकनेस वाली शीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला कब लेना है, ई दैट्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन कब लेना है, और ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कब लेना है। ये कब लेना है, जब मेरे पास फाइनाइट थिकनेस है, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि यही आगे जा करके हमारा कैपेसिटर में यूज होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर टीचर यहाँ पे बोलता है नहीं फाइनाइट थिकनेस के लिए, मतलब बहुत 1 एटम थिक वाली प्लेट है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 सिग्मा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम 2 सिग्मा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा होश में रहेगा वैसा हम काम करेंगे। ओके, तो देखते हैं ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन बाहर आ गया, माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, अब इसमें भी वो बोल दे अगर इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू सिग्मा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू यहाँ के लिए आ गई, बीच के लिए देख लेते हैं। बीच में देखो क्या आ जाएगा, ई टोटल की वैल्यू ई ड्यू टू ए प्लस ई ड्यू टू बी। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस हिस्से में इस ए की वजह से फील्ड राइट साइड की तरफ जाती हुई है, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और इसकी वजह से अभी भी क्या है, लेफ्ट साइड में ही है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2,
और अगर ये वाला केस लगा दें, दोनों बराबर होंगे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो बीच में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट्स इक्वल टू सिग्मा, तो ई टोटल इज इक्वल टू इफ, तो ई टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई सिग्मा सिग्मा बराबर होंगे, 0 हो जाए तो बीच में वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा भी हमारे पास। तीसरा केस देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी वजह से भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसकी वजह से भी राइट साइड में है, तो ई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट्स इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, एंड इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू सिग्मा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन, और ये वैल्यू क्या होगी 2 सिग्मा, इसे लिख देता हूँ 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन दैट्स इक्वल टू ई टी। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमें समझनी है, अगर दो प्लेट ऐसी हैं जिसमें क्या है, दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है, सेम इन द सेंस दोनों का चार्ज सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, उस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, बट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम चार्ज का है, तुम नेगेटिव के लिए भी ट्राई कर सकते हो, फील्ड ऐसे आती हुई होगी, ठीक है, बता देता हूं मैं। अगर तुमने सपोज नेगेटिव ले लिया है, तो देखो इस रीजन के लिए फील्ड ऐसी आती हुई होगी, इसके लिए फील्ड ऐसी आती होगी, उल्टा हो जाएगा, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन बीच में मेरे पास फील्ड क्या रहने वाली है, बीच में फील्ड मेरे पास उस केस में 0 हो जाएगा। किस केस में, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों क्या कर दूं, मैं बराबर कर दूं, और ये दोनों शीट प्लस हैं या दोनों शीट माइनस हैं, तो बीच के केस में क्या हो जाता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यही चीज हम लोग देखते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर कैसा होता है, कैपेसिटर हम सीखेंगे डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर ही है पूरा। तो कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स का यूज होता है, और उन दोनों प्लेट्स के ऊपर अलग अलग चार्ज होते हैं, एक पे प्लस होगा और एक पे माइनस होगा। तो ठीक है, हम इसमें एक काम कर लेते हैं, केस अब यहाँ पर कुछ नहीं करते, अच्छा रब कर देता हूँ पूरा, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ एक बारी। ठीक है, देखते हैं यहां पर इस बार हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 2, पहले वाले केस में डालेना व्हेन बोथ शीट्स हैव सेम चार्ज, व्हेन बोथ शीट्स हैव डिफरेंट चार्ज। ओके, तो देख लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रही शीट, ठीक है, एक को हम प्लस कर लेते हैं और एक को हम लोग माइनस कर लेते हैं। ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, फिर से 3 हिस्से, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन, 3 जगह जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ओके, देखते हैं E1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, और इसकी वजह से ये माइनस का है, माइनस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है। तो इस पॉइंट पर ये इधर आ रही है और इस पॉइंट से ये अंदर की तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट पे देखो अगर मैं गौर से, तो ई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, तो ई ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, ठीक है ना। या इसको मैं कहूँ कि ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो इसको नेगेटिव ले लूँ और इसको मैं पॉजिटिव ले लूँ। बात समझ में आ रही है, ये इधर जा रहा है, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स, एक साइड हमको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, एक साइड नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस का सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू सिग्मा कर दूं, तो ई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोनों बराबर हो गए, एक माइनस एक प्लस, 0 हो जाएगी, ठीक है ना।
अब देखो इस तरफ यहाँ पे फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 0 इन रीजन 1। रीजन 2 की बात करते हैं तो देखो ई टोटल की वैल्यू, अब इसकी वजह से ये रही और इसकी वजह से भी इसी तरफ है, देख लो सेम डायरेक्शन, क्योंकि भाई नेगेटिव है ना, माइनस की तरफ फील्ड जाती है, तो ये क्या हो जाएगा ई ड्यू टू ए प्लस इसी डायरेक्शन में है तो प्लस ई ड्यू टू बी इसी डायरेक्शन में है तो प्लस, दैट्स इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 सॉरी एप्सिलॉन प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, यहां पर बीच में ई की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो फिर से देखते हैं, यहां पर इस पॉइंट से फील्ड इधर आ रही है और इसकी वजह से फील्ड इधर ही जा रही है, एक इधर आ रही है, तो अगेन उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बात समझ में आने लगी होगी, ई ड्यू टू ए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ई ड्यू टू बी उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ए प्लस माइनस ऑफ ई बी, माइनस क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्शन इसकी उल्टी है, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, कॉमन ले लूंगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 दैट्स इक्वल टू सिग्मा, देन ई टोटल इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ रही है? इसको गौर से देखो बोर्ड पे, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर सकते हो, उसको मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक हमको समझनी थी, ये बच्चे कई बार इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एक तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। प्लेन शीट का डिस्टेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हैं। और हमने देखा अगर पहले वाले केस में चार्जेस सेम होते हैं तो दोनों तरफ फील्ड मौजूद है, बट बीच में फील्ड मौजूद नहीं होती है, बट अगर दोनों के चार्ज अलग अलग हैं तो बीच में फील्ड मौजूद होगी, दोनों तरफ फील्ड मौजूद नहीं होगी। ये चीज हम जब कैपेसिटर करेंगे पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स लगी होती है इस तरीके से, तब समझ में आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें अगर कोई थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूं, इसके बाद जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का लास्ट लेक्चर होगा मेरे ख्याल से, उसमें मैं जितने भी चारों एप्लीकेशन के नोट्स वाले फॉर्मेट है वो मैं डाल दूंगा, वहां से उन बच्चों को दिक्कत नहीं होगी जो नोट्स को मेंटेन करना चाहते हैं। अदरवाइज केवल कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करो। फिर मैं एक बात बोलूंगा, जो बात मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कि यहाँ पे ये डायरेक्शन उल्टी है, क्या कहते हैं वेक्टर है, इसकी वजह से अगर कंफ्यूजन है तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एक डायरेक्शन नेगेटिव, अगर ये इधर जा रही तो नेगेटिव, इधर जा रही तो पॉजिटिव, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको मैंने क्या लिया नेगेटिव और इसको क्या लिया पॉजिटिव। तो इस चीज को अगर लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसको एज इट इज हिंदी में, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था एज इट इज हिंदी में नोट करो यहाँ पर कि क्यों इसको नेगेटिव लिया, क्यों इसको पॉजिटिव लिया। आता है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो हिंदी में लिखो यहाँ पर नोट डाल करके हिंदी में कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन अगर कंफ्यूज करता है, रीजन कभी समझ में नहीं आता है या अचानक से समझ में आ गया कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसको एक नोट डालो हिंदी में कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ। हिंदी में नोट डालते रहोगे, गारंटी ले रहा हूँ फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स में कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो फिजिक्स को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि यूनिवर्सल है, दुनिया में कहीं चले जाओगे हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।